हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, मास्टर वो ने उत्सुकता से कहा। संप्रदाय गुरु सदानंद ने बात काटी। शाही राजधानी जांच दल कल से 4 प्रमुख परिवारों की जांच शुरू करेगा। अगर जैन परिवार इसमें शामिल पाया गया तो हम। कोना मुड़ते ही कार्तिक इस बार जैन परिवार के निवास पर नहीं लौटा। वह सीधे बाहर चला गया। जब वह देर रात घर वापस आया तो उसके मन पर एक अजीब बोझ था। वह फौरन अपनी साधना में डूब गया। उसे लग रहा था कि यह जांच दल एक लटकती तलवार की तरह है जो किसी भी पल उस पर गिर सकती है। आदिम स्वर्ग भक्षण तकनीक ने उसे एक असाधारण डेंटियन, बेजोड़ सच्ची छी और एक शक्तिशाली शरीर तो दिया था, लेकिन इसकी एक बड़ी कमी भी थी। उसकी साधना की गति आम लोगों की तुलना में बहुत धीमी थी। खैर, हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। भोर होते ही पूरे कांगड़ा शहर पर एक अनदेखे तूफान का साया मंडराने लगा। शहर के चारों बड़े परिवारों ने अपने अनुयायियों को शहर छोड़ने से सख्त मना कर दिया था। आज जांच दल अपनी कार्रवाई शुरू करने वाला था और उनकी पहली मंजिल इन्हीं 4 परिवारों में से एक थी। साधना की एक रात के बाद कार्तिक ने बासी हवा का एक झोंका छोड़ा। उसकी असली ऊर्जा पहले से अधिक प्रबल हो गई थी, लेकिन जन्मजात क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचना अभी भी बहुत दूर की कौड़ी थी। तभी एक संदेशवाहक आया। मास्टर, जांच दल पहले आरती परिवार गया है और वहीं से जांच शुरू करेगा। जैसे ही यह खबर जैन परिवार के मुख्य हॉल तक पहुंची, जयंत सीधे तनकर बैठ गए। उन्होंने हाथ हिलाकर जासूसों को आदेश दिया कि वे जानकारी इकट्ठा करना जारी रखें और जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। उसी समय कार्तिक आंगन में तलवार का अभ्यास कर रहा था जब उसके ससुर ने उसे सलाह दी कि अगले 2 दिनों तक, जब तक बहुत जरूरी न हो, वह घर पर ही रहे और बाहर न जाए। लगभग 1 घंटे बाद निरीक्षण दल आरती परिवार के द्वार से बाहर निकला। परिवार के मुखिया रोशन ने खुद उन्हें विदा किया और उनके जाने के बाद पूरे आरती परिवार ने राहत की सांस ली। यह निरीक्षण दल महान यान राज परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उनका नेता ठाकुर उपनाम का एक 60 वर्षीय बुजुर्ग था, जिसका नाम केल ठाकुर था। रोशन ने सामान उठाने के लिए झुकते हुए कहा, श्रीमान ठाकुर, खराब मेहमान नवाजी के लिए क्षमा करें। जांच पूरी होने के बाद मैं निश्चित रूप से आपका गर्मजोशी से स्वागत करूंगा। केल ठाकुर के पास महान पथ राजवंश में कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी, लेकिन उसका सम्मान बहुत था। उसकी एक और पहचान थी, वह राजवंश के वर्तमान युवराज का शिक्षक था। इस बार जांच दल के आने का कारण बहुत गंभीर था। मामला सिर्फ सैनिकों के शहीद होने का नहीं था। शशांक की सेना के कुछ सिपाही बिना अनुमति के शिविर छोड़कर चले गए थे और जांच में पता चला कि उन्होंने सैन्य निधि के 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का गबन किया था। शशांक की सेना में इतनी बड़ी समस्या होना कोई छोटी बात नहीं थी। इसकी पूरी जांच होनी ही थी। आदेश था, हमें उन लोगों को ढूंढना होगा, चाहे वे जिंदा हों या मुर्दा। अगर यह साबित हो गया कि वे सैन्य धन के साथ दुश्मन के पास चले गए, तो यह राजवंश के लिए बहुत बड़ा अपमान होता। केल ठाकुर ने विनम्रता से झुककर कहा, पैट्रियार्क आरती, किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। जांच दल को जाते देख रोशन ने राहत की सांस ली। वे पांचों बहुत अनुभवी थे। जरा सी भी चूक उन्हें फंसा सकती थी। सौभाग्य से आरती परिवार का कोई भी अनुयायी हाल के दिनों में कांगड़ा शहर से बाहर नहीं गया था, इसलिए जांच जल्दी खत्म हो गई। मास्टर, अगला स्थान पांचाल परिवार है। जैसे ही दल आगे बढ़ा, एक बुजुर्ग रोशन के पास आया और फुसफुसाया, आरती परिवार के संबंध तोड़ने से बाकी 3 परिवार बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। रोशन ने पूछा, सुना है जैन परिवार का वो लड़का वापस आ गया है? हाँ, कल ही लौटा है। बड़े बुजुर्ग ने सच सच जवाब दिया, लेकिन कार्तिक का जिक्र होते ही उनकी आंखों में डर की एक झलक उभर आई। उस दिन हुए हमले का डर उन्हें अब भी महसूस हो रहा था। रोशन ने कुछ देर सोचा और अचानक एक बड़ा फैसला किया। आज जांच दल ने जो कुछ भी पूछा है, रोशन ने कहा, वह सब कुछ जैन परिवार को शब्दशः बता दो। किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। वह जैन परिवार को पहले से तैयारी करने का मौका देना चाहता था। यह एक गंभीर अपराध था। अगर यह बात जांच दल तक पहुंच जाती
तो आरती परिवार मुश्किल में पड़ जाता। मास्टर, यह अनुचित है, बुजुर्ग ने रोकना चाहा। जानकारी लीक करना जांच दल को धोखा देने जैसा था। रोशन ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने बहाना बनाते हुए कहा, हमारे आरती परिवार के पास हाल ही में कुछ हथियारों की कमी हो गई थी, इसलिए हमने किसी को शस्त्रागार में हथियार खरीदने के लिए भेजा है। यह कहकर वह मुड़ा और गेट के अंदर चला गया। बड़ा बुजुर्ग उसका मतलब समझ गया। इस समय सीधे जैन परिवार के पास जाना संदेह पैदा करता, लेकिन हथियार खरीदना एक सही बहाना था। आधे घंटे बाद जयंत को एक अप्रत्याशित आश्चर्य मिला। आरती परिवार की जांच रिपोर्ट उनके हाथ में थी। आरती परिवार ने जानबूझकर हमें यह जानकारी लीक की है। वे क्या चाहते हैं? जयंत ने रिपोर्ट को मुट्ठी में भींचकर राख कर दिया। खैर, यह कोई बुरी बात नहीं है, डीकन नीव ने कहा। हमें पहले से पता है कि जांच दल क्या पूछेगा, इसलिए हम तैयार रह सकते हैं। 1 घंटे बाद जांच दल पांचाल परिवार के घर से बाहर निकला और उनके हाव भाव देखकर लग रहा था कि उन्हें वहां भी कुछ नहीं मिला। अगला पड़ाव, त्रिवेदी परिवार। 2 घंटे की जांच के बाद दोपहर तक जांच दल त्रिवेदी परिवार से भी खाली हाथ निकला। उन्हें शशांक की सेना से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला था। इससे पहले कि वे जैन परिवार के घर पहुंचते, जयंत खुद उनका स्वागत करने के लिए गेट के बाहर खड़े थे। जूनियर जयंत, मास्टर ठाकुर का अभिवादन करते हैं। उन्होंने झुककर सम्मान दिया। मास्टर ठाकुर ने भी शिष्टाचार निभाया। नमस्कार, पैट्रियार्क जैन, हम आदेश के तहत काम कर रहे हैं। अगर कोई ठेस पहुंचे तो कृपया क्षमा करें। जयंत के नेतृत्व में पूरा समूह जैन परिवार के मुख्य भवन में दाखिल हुआ। जैन परिवार के सभी प्रबंधक जो बाहर गए थे, दौड़कर वापस आ गए थे। उन सभी की जांच होनी थी। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और सवालों का इंतजार करने लगे। माहौल में तनाव था। हालांकि जयंत को आरती परिवार से रिपोर्ट मिल चुकी थी और उसने जवाब सोच ली थे, फिर भी वह थोड़ा घबराया हुआ था। केल ठाकुर शांत रहे। उसके पीछे से एक अधेड़ उम्र का सैनिक बाहर आया। इसका नाम तक्ष था, जो शशांक सेना की सिल्वर बटालियन का कमांडर था। तक्ष ने पहला सवाल पूछा, कुलपति जैन, मेरा पहला प्रश्न, 10 दिन पहले आपके जैन परिवार से कौन सनसेट पर्वत पर गया था? डीकन नीव ने तुरंत एक सूची निकाली और तक्ष को थमा दी। जनरल तक्ष को सूचित करते हुए, हाल ही में हमारे जैन परिवार ने संसाधन अयस्कों के परिवहन के लिए सनसेट पर्वतों में 3 कारवां भेजे हैं। उनकी जानकारी यहां है। तक्ष ने सूची को देखा और उसे केल ठाकुर को दे दिया। सूची के अनुसार वे सभी शशांक की सेना को मारने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्हें खारिज किया जा सकता था। मास्टर ठाकुर ने सूची पढ़ने के बाद कोई टिप्पणी नहीं की और उसे दूसरों को दे दिया। सूची एक हाथ से दूसरे हाथ होती हुई अंततः एक अधेड़ उम्र के आदमी के हाथ में पहुंची, जिसकी नाक टेढ़ी थी। उस आदमी का नाम युगांश था। वह शाही दरबार में राजस्व उपमंत्री था और राजधानी के शक्तिशाली जिनेश परिवार से था। जैसे ही युगांश ने सूची को देखा, जयंत के माथे पर ठंडे पसीने की एक बूंद लुढ़क गई। युगांश ने बनावटी मुस्कान दी और सूची मेज पर पटक दी। मास्टर जैन, यह सूची गलत है। युगांश की बात से मुख्य हॉल में सन्नाटा पसर गया। जयंत ने खुद को संभाला, खड़े हुए और सावधानी से पूछा, उसमें गलत क्या है? जहां तक मुझे पता है, युगांश ने दबाव डालते हुए कहा, आपके दामाद कार्तिक 8 दिन पहले सनसेट माउंटेन्स गए थे और कल ही लौटे हैं। क्या मैं सही हूं? जयंत ने जल्दी से समझाया। मंत्री, युगांश को रिपोर्ट करते हुए जांच दल 10 दिन पहले सनसेट पर्वतों में प्रवेश करने वालों की जांच कर रहा था। मेरा दामाद 8 दिन पहले गया था, इसलिए वह सूची में नहीं है। जयंत इस तथ्य को छिपा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया। वैसे भी शशांक की सेना को आखिरी बार आधे महीने पहले देखा गया था, जबकि कार्तिक 8 दिन पहले पहाड़ों में गया था। दोनों के बीच समय का कोई मेल नहीं था, लेकिन युगांश पीछे हटने के मूड में नहीं था। आपको किसने बताया कि हम केवल 10 दिन पहले की जांच कर रहे हैं? उसने जैन परिवार को फंसाने की कोशिश करते हुए कहा। आपने जानबूझकर इस व्यक्ति को छुपाया।
क्या आपका जैन परिवार जानबूझकर उसकी रक्षा कर रहा है? क्या शशांक का गायब होना उससे संबंधित है? यह सुनते ही जयंत ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखें दृढ़ निश्चय से भरी थीं। मंत्री युगांश, आपका क्या मतलब है? हमारा जैन परिवार हमेशा से कानून का पालन करता रहा है। युगांश ने जोर दिया, मेरा मतलब सीधा है। अपने दामाद को बुलाओ, उसे बताओ कि उसने पिछले 8 दिनों में सनसेट माउंटेन्स में क्या किया और किससे मिला। उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए गवाह होने चाहिए। जयंत के दिमाग में एक बात कौन थी, यह हमें फंसाने की कोशिश है। वह तुरंत समझ गए कि जांच दल को इस मामले को बंद करने के लिए एक बलि का बकरा चाहिए था। शशांक का रहस्यमय ढंग से गायब होना राजवंश के लिए एक अपमान था और किसी न किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी ही थी। पांचाल और त्रिवेदी परिवारों ने शायद जिनेश परिवार की कृपा दृष्टि पाली थी और आरती परिवार का राजधानी में मजबूत समर्थन था। अब बचा सिर्फ जैन परिवार। जयंत ने अपना गुस्सा काबू में किया और सीधे मास्टर ठाकुर की ओर देखा। एल्डर ठाकुर, कृपया मुझ पर कृपा करें। मैं सूची का पूरी सच्चाई से पालन करूंगा। वह जानता थे कि युवराज के गुरु का एक शब्द जैन परिवार को बचा सकता है, लेकिन युगांश ने उन्हें बोलने नहीं दिया। मास्टर जैन, क्या आप डर रहे हैं? अपने दामाद को बाहर आने दो। इंपीरियल अकादमी के प्रतिनिधि तथागत ने भी कहा। मास्टर जैन, उपमंत्री युगांश के शब्द कठोर हो सकते हैं, लेकिन बेवजह नहीं। आप अपने दामाद को बुलाकर उसे समझाने क्यों नहीं देते? जयंत के पास कोई रास्ता नहीं बचा। जाओ और कार्तिक को बुलाओ। डीकन नीव जल्दी से बाहर निकले और थोड़ी देर बाद कार्तिक मुख्य हॉल में दाखिल हुआ। रास्ते में उसे मुख्य हॉल में हो रही हर बात का पता चल चुका था। जूनियर कार्तिक सभी वरिष्ठों को सम्मान देते हैं। उसने गहराई से झुककर प्रणाम किया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। युगांश ने उसे घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा, तुम जैन परिवार के दामाद हो? बिल्कुल। हमारी जांच से पुष्टि हुई है कि तुम 8 दिन पहले सनसेट माउंटेन्स गए थे। क्या यह सच है? हाँ, कार्तिक ने कहा। युगांश के सवाल और तीखे होते गए। 8 दिन पहले तुम्हारे जैन परिवार के काफिले पर हमला हुआ था, जो बाद में सुरक्षित लौट आया। उस समय तुम कहां थे? कार्तिक की आंखें ठंडी हो गईं। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं कहां था? यह जरूरी है, युगांश चिल्लाया। अगर तुम साबित नहीं कर सकते कि तुम कहां थे, तो शशांक का गायब होना तुमसे जुड़ा हुआ है। इससे पहले कि जयंत बीच में बोलकर अपने दामाद का बचाव करते, युगांश ने अपना अगला दांव चला। सभी रिपोर्ट्स बताती हैं कि तुम्हारा दामाद जन्म से साधना करने में असमर्थ था। फिर कुछ दिन पहले तुमने पांचाल परिवार के दर्जनों शिष्यों को कैसे मार डाला और सहज आत्मा क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर गए। युगांश की आवाज गूंज उठी। अपने साधना स्तर को छिपाना, मुझे संदेह है कि शशांक की मृत्यु तुम्हारे जैन परिवार के हाथों हुई है। यह एक बहुत बड़ा आरोप था। सब जानते थे कि कार्तिक एक निकम्मा इंसान था और उसका अचानक इतना शक्तिशाली हो जाना सबको खटक रहा था। तभी कार्तिक ने पलटवार किया। क्या मजाक है? कार्तिक ने तीखे स्वर में कहा। अगर अपने साधना स्तर को छिपाना एक साजिश है, तो क्या मैं पूछ सकता हूं, लॉर्ड युगांश, कि आपका जिनेश परिवार जो इतने शिष्यों को दरबार में अधिकारी बनवा रहा है, क्या आप विद्रोह करने का इरादा रखते हैं? यह सुनकर युगांश सन्न रह गया। यह बात मास्टर ठाकुर के सामने कही गई थी। अगर यह खबर युवराज तक पहुंचती तो जिनेश परिवार के लिए यह बहुत नुकसानदेह होता। माहौल में तनाव चरम पर पहुंच गया। युगांश ने स्थिति को वापस अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। उसने सबूत पेश करने का नाटक किया कि जैन परिवार का कार्यवाह उस दिन किफेंग घाटी से गुजरा था, जहां शशांक के तीर के निशान भी मिले थे। एल्डर ठाकुर, सबूत अब निर्णायक हैं, युगांश ने झुककर कहा। कृपया जैन परिवार के सभी संबंधित सदस्यों को हटाने का आदेश दें। तुम बकवास कर रहे हो। जयंत इतना क्रोधित हुए कि उनके मुंह से खून आ गया। सभी समझ गए थे कि जैन परिवार को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मास्टर ठाकुर ने तक्ष और चेतस की ओर देखा। दोनों ने सहमति जताई कि जैन परिवार संदिग्ध है और उन्हें जांच के लिए राजधानी ले जाया जाना चाहिए। एक बार वे राजधानी पहुंच गए
तो उनका जीवन और मृत्यु दूसरों के हाथ में होता। सिर्फ अकादमी के तथागत ने चुप रहना चुना। अब सब कुछ एल्डर ठाकुर के एक शब्द पर टिका था। जैन परिवार का भाग्य तय होने ही वाला था। गोल्डन मंडप के मंडप मास्टर आ गए हैं। तभी बाहर से एक घोषणा हुई। गोल्डन मंडप के स्वामी परितोष शर्मा बिना बुलाए सीधे मुख्य हॉल में प्रवेश कर गए। जूनियर परितोष, एल्डर केल, ठाकुर का स्वागत करता हूं। उन्होंने झुककर अभिवादन किया। गोल्डन मंडप का स्थान बहुत ऊंचा था और उनके आने से युगांश की लय टूट गई। मैं शशांक के लापता होने के संबंध में ही यहां आया हूं, परितोष ने कहा। युवा मास्टर कार्तिक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। 10 दिन पहले उन्होंने हमारे साथ एक नया अमृत विकसित किया, लेकिन उसमें कुछ जड़ी बूटियों की कमी थी। युवा मास्टर कार्तिक उन्हें लेने के लिए खुद सनसेट पर्वत गए थे। उन्होंने एक सूची मेज पर रखते हुए कहा, यह औषधीय जड़ी बूटी सिर्फ ट्विन पैगोडा पर्वत पर उगती है, जहां आने जाने में 5-6 दिन लगते हैं। मैं यंग मास्टर कार्तिक की प्रतिभा की कद्र करता हूं और नहीं चाहता कि उन्हें कोई फंसाए। परितोष का रवैया बहुत सख्त था। इसने युगांश को चुप करा दिया, लेकिन वह अब भी जैन परिवार को फंसाना चाहता था। भले ही कार्तिक बेकसूर हो, लेकिन सनसेट गॉर्ड्स वाली घटना का क्या? परितोष भी समझ गए कि जांच दल ने जैन परिवार को बलि का बकरा बनाने का मन बना लिया है। वह कार्तिक की रक्षा तो कर सकते थे, पर शायद पूरे परिवार की नहीं। तभी कांगड़ा शहर का स्वामी आ गया है। एक और हट्टा कट्टा व्यक्ति मुख्य हॉल में आया। यह नगर स्वामी पुरुषोत्तम थे। छात्र मास्टर ठाकुर का सम्मान करता है, पुरुषोत्तम ने झुककर कहा। वह कभी ठाकुर के शिष्य रहे थे। युगांश हैरान था। पहले गोल्डन मंडप और अब नगर स्वामी। पुरुषोत्तम ने कहा, मैं यहां जैन परिवार की बेगुनाही साबित करने आया हूं। उन्होंने सबको चौंकाते हुए कहा, जैन परिवार के कारवां पर डाकुओं का हमला हो रहा था, इसलिए मुखिया जयंत मेरे पास सेना की मदद मांगने आए थे। मैंने सच्चाई की जांच के लिए लोगों को भेजा है। हमारी जांच के अनुसार वे रहस्यमयी डाकू आधे महीने पहले ही सनसेट पर्वत से चले गए थे। जयंत दंग रह गए। वह नगर प्रभु के भवन में कब गए थे? पुरुषोत्तम ने बात खत्म नहीं की थी। हमारी जांच के अनुसार वुल्फ फिरोज भाड़े के सैनिकों का समूह कुछ दिन पहले ही कांगड़ा शहर छोड़ चुका है और शशांक का गायब होना उनसे जुड़ा हुआ है। यह एक सही बलि का बकरा था। वुल्फ फिरोज का सरगना आत्मा शुद्धिकरण क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। वह शशांक की सेना को मार सकता था। हॉल में सन्नाटा छा गया। जैन परिवार पर से संदेह पूरी तरह मिट गया था। युगांश का चेहरा बेहद उदास हो गया। मास्टर ठाकुर, जो शुरू से आखिर तक चुप थे, अचानक खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, कुलपति जैन, आपको परेशान करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। यह कहकर वह हॉल से बाहर चले गए। युगांश ने जाते हुए कार्तिक को घूरा, मानो किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो, और उनके पीछे चला गया। जांच दल चला गया था। जैन परिवार बच गया था। जैसे ही जैन परिवार के सदस्य जांच दल को विदा करने गए, मुख्य हॉल में केवल 3 लोग बचे, परितोष, पुरुषोत्तम और कार्तिक। परितोष खड़े हुए, युवा मास्टर कार्तिक, हम फिर कभी बात कर सकते हैं, और वे चले गए। अब हॉल में सिर्फ कार्तिक और नगर स्वामी पुरुषोत्तम थे। पुरुषोत्तम ने उदास भाव से पूछा, युवा मास्टर कार्तिक, तुमने ही वे चीजें भेजी थीं। आप इतना आश्वस्त कैसे हैं? कार्तिक ने सीधे तौर पर स्वीकार किया। यह कार्तिक ही था जिसने पुरुषोत्तम को एक पत्र और एक फाइल भेजी थी, जिसमें पुरुषोत्तम और शशांक के मारे गए कमांडर कुन्नेर वर्मा के बीच के गुप्त सौदों का ब्यौरा था। मुझे बताओ, कुन्नेर वर्मा कहां है? पुरुषोत्तम ने पूछा। उसे यकीन था कि कार्तिक के पीछे कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, क्योंकि कार्तिक अकेले शशांक की सेना और पांचाल त्रिवेदी परिवारों द्वारा भेजे गए लोगों को नहीं मार सकता था। जानना चाहते हो? कार्तिक हंसा। लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। अंत में पुरुषोत्तम हंसा। युवा मास्टर कार्तिक, आपका कौशल प्रभावशाली है। अलविदा। जैसे ही पुरुषोत्तम जाने लगा, कार्तिक ने कहा, भगवान पुरुषोत्तम,
अगर आप बहुत ज्यादा बुरे काम करेंगे तो आपको रात में बुरे सपने आएंगे। क्या आपको डर नहीं लगता कि आधी रात को भूत आपको ढूंढने आएंगे? यह सुनकर पुरुषोत्तम लड़खड़ा गया। वह समझ गया कि कार्तिक को कुन्नेर वर्मा से सब कुछ पता चल गया है। अब कार्तिक को मारना ही उन रहस्यों को दफनाने का एकमात्र तरीका था। जांच दल ने रातों रात कांगड़ा शहर छोड़ दिया और शशांक की मौत का इल्जाम वुल्फ फिरोज पर डाल दिया। जब जयंत हॉल में लौटे तो उन्होंने कार्तिक से पूछा, कार्तिक, वास्तव में क्या हुआ? क्या तुम गोल्डन मंडप मास्टर और नगर स्वामी को लाए हो? ससुर जी, मुझे माफ कर दीजिए, कार्तिक ने कहा। कुछ बातें हैं जो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन निश्चिंत रहिए, इस घटना के बाद जैन परिवार तेजी से तरक्की करेगा। यह खबर कि नगर स्वामी और गोल्डन मंडप जैन परिवार के दामाद की रक्षा के लिए आए थे, पूरे परिवार में आग की तरह फैल गई। अब हर नौकर कार्तिक को आदर से देख रहा था। तभी आरती परिवार का युवा मास्टर रोहन, मोटा लड़का, उससे मिलने आया। भाई, तुम अंततः वापस आ गए। रोहन उत्साह से दौड़ता हुआ अंदर आया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें भेजा है ना? कार्तिक मुस्कुराया। आरती परिवार का एरे हॉल रक्षा संरचना ढहने के कगार पर था और कार्तिक ने उसकी मरम्मत का वादा किया था। हाँ, रोहन ने कहा, मेरे पिता ने आपके लिए एक संदेश भी भेजा है। बोलो। कार्तिक वह एहसान नहीं भूला था कि आरती परिवार ने उन्हें जांच रिपोर्ट पहले ही भेज दी थी। रोहन ने कहा, मेरे पिता ने कहा कि हालांकि जांच दल चला गया है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर जैन परिवार मजबूत होना चाहता है तो उसके पास दो रास्ते हैं, एक मजबूत समर्थक ढूंढना या खुद मजबूत होना। उन्होंने सुझाव दिया है कि तुम जल्द से जल्द इंपीरियल अकादमी में शामिल हो जाओ। कार्तिक चुप हो गया। यह सलाह सही थी। जिनेश परिवार और नगर स्वामी पुरुषोत्तम के साथ दुश्मनी के बाद जैन परिवार के लिए कांगड़ा शहर में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अगली सुबह कार्तिक वादे के अनुसार आरती परिवार पहुंचा। रोशन और अन्य बुजुर्गों ने उसका विस्मय और सम्मान से स्वागत किया। कार्तिक ने पूरे दिन मेहनत की। यह संरचना बनाना उसकी आत्मिक शक्ति की एक बड़ी परीक्षा थी। उसने न केवल संरचना की मरम्मत की, बल्कि उसे पहले से भी अधिक मजबूत बना दिया। युवा मास्टर कार्तिक, मैं बहुत आभारी हूं। रोशन ने गहराई से झुककर प्रणाम किया। कार्तिक ने उसे विनम्रता से रोका और वापस चला गया। उस रात जब कार्तिक थका हारा आराम कर रहा था, उसके आत्मसागर में एक जबरदस्त बदलाव आया। उसकी भूत नेत्र तकनीक में एक सफलता मिली थी। जब उसने अपनी चेतना को अपने आत्मसागर में डुबोया तो उसका शरीर कांप उठा। पहले जो आत्मशक्ति धुंधली थी, अब उसमें सुनहरी चमक थी। यह तो स्वर्ण आत्मा सागर है। कार्तिक स्तब्ध रह गया। उसे याद आया कि आत्मा शक्ति के 3 स्तर होते थे, धूसर, भूरा और काला। स्वर्ण आत्मा सागर के बारे में उसने कभी नहीं सुना था। उसे एहसास हुआ कि यह स्वर्ग को भस्म करने वाले दिव्य हंडे उसकी तकनीक के कारण था, जिसने न केवल उसके शरीर बल्कि उसकी आत्मा को भी सुधारा था। उसकी आत्मिक शक्ति अब पहले से 2 गुनी शक्तिशाली थी। लेकिन इस शक्ति के साथ एक बड़ी समस्या भी थी। आदिम भक्षण स्वर्ग तकनीक के लिए एक सामान्य व्यक्ति से 10 गुना ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता थी। कांगड़ा शहर और जैन परिवार के संसाधन उसे 5वें स्तर तक पहुंचाने के लिए भी काफी नहीं थे। इंपीरियल अकादमी, उसने मन ही मन सोचा, मुझे वहां जाना ही होगा। अकादमी उसे संसाधन भी देगी और जैन परिवार के लिए एक ढाल का काम भी करेगी। तभी अरे नहीं, हमारी एक तेल मिल में आग लग गई है। घंटियों की आवाज पूरे जैन परिवार के परिसर में गूंज उठी। कार्तिक ने भौहें चढ़ाईं। हथियारों की कार्यशाला के अलावा ये तेल मिलें ही परिवार की आय का मुख्य स्रोत थीं। उसके मन में एक बुरी भावना घर कर गई और वह तेजी से आग की ओर भागा। जब कार्तिक वहां पहुंचा तो तेल मिल लगभग पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। गनीमत रही कि रात होने के कारण ज्यादातर मजदूर घर जा चुके थे और कोई घायल नहीं हुआ था। जयंत, जो पहले ही पहुंच चुके थे, ने कहा, तेल मिल के सुरक्षा उपाय हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं।
क्या आपका मतलब यह है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है? कार्तिक ने पूछा। उसने अपनी भूत नेत्र तकनीक का इस्तेमाल किया और आग की लपटों के पार देखा। उसने देखा कि तेल के बैरल में अनगिनत छेद किए गए थे, जिससे तेल बह गया और आग भड़क उठी। यह काम पांचाल या त्रिवेदी परिवार का नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसा करने से वे आपसी तबाही को न्योता देते। कार्तिक ने जयंत को दूसरी तेल मिल की जांच के लिए भेजा और खुद सुराग खोजने के लिए खंडहर में घुस गया। जैसे ही उसकी भूत नेत्र तकनीक उन्नत हुई, उसकी नजरें जली हुई दीवार के पार देखने में सक्षम हो गईं। दीवार के दूसरी तरफ ऊंची झाड़ियों के बीच एक काली आकृति घास फूस से निकली और दूर भागने लगी। वहां सचमुच कोई है। कार्तिक एक धुंधली परछाई में बदला और जर्जर छत से होते हुए उस आकृति के पीछे भागा। वह छायादार आकृति बहुत तेज थी और पहाड़ों की ओर भाग रही थी, लेकिन कार्तिक उससे भी तेज था। जल्द ही वह काली आकृति एक चट्टान के पास रुक गई। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उस छायादार आकृति ने ठंडे स्वर में पूछा। उसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी। तुमने तेल मिल में आग लगा दी, कार्तिक ने कहा। बेटे, तुम दूसरों के काम में दखल अंदाजी करना चाहते हो। तुम तो बस एक तुच्छ सहज क्षेत्र साधक हो, फिर भी मेरा पीछा करने का साहस किया। यह कहकर उस काले कपड़े पहने आदमी ने, जो आत्मा शुद्धिकरण क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, अपनी फ्रॉस्टाथॉर्न ब्लेड तकनीक से कार्तिक पर हमला कर दिया। तलवार की ठंडी ऊर्जा भयानक थी, लेकिन कार्तिक अपने 7 सितारों की टुकड़ी फुटवर्क का उपयोग करते हुए आसानी से उसके हर घातक वार से बच गया। काले कपड़े पहने आदमी हैरान रह गया। कांगड़ा शहर में ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व कब पैदा हुआ? एक जन्मजात क्षेत्र साधक जो एक आत्मा शुद्धिकरण क्षेत्र साधक से मुकाबला कर रहा है। कार्तिक ने पलटवार किया। उसने अपनी सबसे बुनियादी मुट्ठी तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी आदिम ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसका मुक्का एक पिंजरे से छूटे बाघ की तरह दहाड़ रहा था। बहुत धीमा, कार्तिक चिल्लाया। मुक्का हथौड़े की तरह गिरा और उस आदमी की पीठ पर जोर से लगा। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून बह निकला। उसका नकाब उतर गया। वह एक अनजान चेहरा था। कार्तिक ने ठंडी आवाज में पूछा, अब बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? हे। वह आदमी हंसा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम जैन परिवार के वही निकम्मे दामाद हो। कार्तिक हैरान रह गया। तुम मुझे जानते हो? यह सचमुच तुम हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तथाकथित कचरा इतना शक्तिशाली होगा, उस आदमी ने कहा और अचानक हवा में उछलकर भागने लगा। तुम मुझे मारने के लिए पर्याप्त नहीं हो। हम युद्ध में देर तक रुकने का साहस नहीं कर सकते। भागने का फैसला करने के बाद कांगड़ा शहर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह निकला। उसे आज रात की खबर अपने परिवार को किसी भी हाल में पहुंचानी थी। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? एक ठंडी आवाज गूंजी। हम उसे जाने नहीं दे सकते। शुद्धिकरण आत्मा क्षेत्र में किसी की हत्या की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तभी एक साया तेजी से झपटा। कार्तिक का शरीर एक उड़ते हुए बाज के समान था। उसकी भुजाएं फैली हुई थीं। उसकी मुट्ठी से एक ड्रैगन के आकार की सच्ची ऊर्जा निकली और सीधे काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति की पीठ की ओर बढ़ गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि काले कपड़े वाले आदमी को बचने का मौका ही नहीं मिला और वह मुक्का उसकी पीठ पर जोर से लगा। कड़ाक! उसका शरीर हवा में उछलकर एक चट्टान के किनारे जा गिरा। वह मुश्किल से जिंदा बचा था। वह मुक्का कार्तिक ने पूरे गुस्से में मारा था। कार्तिक ने उसका रास्ता रोक रखा था। वह आदमी मुश्किल से उठ पा रहा था। उसके ठीक पीछे एक गहरी खाई थी। अगर वह गिरा तो उसकी मौत पक्की थी। उसे अभी भी खून की खांसी आ रही थी। कार्तिक के एक ही घूंसे ने उसके हृदय की मेरिडियन को तोड़ दिया था। अगर वह इस हमले से बच भी गया तो भी वह जीवन भर के लिए एक बेकार कूड़ा बनकर रह जाएगा। उसका चेहरा पीला और बेजान था। चट्टान के नीचे से एक जोरदार तूफान आया, जिसने काले कपड़े पहने उस आदमी के बालों को उड़ा दिया। क्या तुम्हें जिनेश परिवार ने भेजा है? कार्तिक ने यह नहीं पूछा कि वह कौन है, लेकिन उसने अपनी नजरें उस पर गड़ा दी। जिनेश परिवार का नाम सुनते ही
काले कपड़े वाले आदमी की आंखें चौंधिया गईं। वे वास्तव में जिनेश परिवार से हैं। कार्तिक ने मन ही मन सोचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिनेश परिवार इतनी जल्दी कार्रवाई करेगा। बेटे, चूंकि तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, इसलिए मुझे तुम्हें यह बताने में कोई डर नहीं है कि तुम्हारे जैन परिवार में सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे। काले कपड़े पहने आदमी ने एक भयावह हंसी निकाली और उसके मुंह से खून बहने लगा। तुम्हारे अलावा जिनेश परिवार ने हमारे जैन परिवार से निपटने के लिए कई लोगों को भेजा है। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। यह कहकर काले कपड़े पहने आदमी ने दांत पीसते हुए चट्टान से छलांग लगा दी। कार्तिक ने उसकी जीवन रेखा तोड़ दी थी। वह वैसे भी जिंदा नहीं बचने वाला था, इसलिए उसने यह बताने के बजाय कि उसके पीछे कितने लोग हैं, आत्महत्या करना बेहतर समझा। चट्टान के किनारे पर खड़े होकर अथाह खाई में नीचे देखते हुए कार्तिक गहरी सोच में डूब गया। उसे जिनेश परिवार को गंभीरता से लेना ही था, क्योंकि उनके पास एक मज्झा शुद्धि क्षेत्र का विशेषज्ञ था। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। जयंत, कार्तिक का ससुर, अपने पहरेदारों के साथ दौड़ा आया। कार्तिक, क्या हुआ? जयंत ने चिंता से पूछा। जमीन पर खून के धब्बे और संघर्ष के निशान थे। कार्तिक ने चट्टान के किनारे खड़े होकर कहा, मुझे संदेह है कि जिनेश परिवार द्वारा भेजे गए कुछ विशेषज्ञ अभी भी कांगड़ा शहर में छिपे हुए हैं। हमें निकट भविष्य में अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी होगी। राजधानी का जिनेश परिवार? जयंत का मन यह नाम सुनते ही कांप गया। कांगड़ा शहर के लिए वे एक ऐसे विशालकाय थे जिसे कोई भी अपमानित नहीं कर सकता था। कुछ देर चुप रहने के बाद दोनों मुड़े और पहाड़ से नीचे उतर गए। जैन परिवार के पास वापस आकर उन्होंने तुरंत सभी प्रबंधकों को बुलाया और जवाबी कार्रवाई पर चर्चा की। मुख्य हॉल में सिर्फ ससुर और दामाद ही बचे थे। जयंत ने आह भरी। उसकी आंखों में दुख था। पिछले महीने की घटनाओं ने जैन परिवार को लगभग बर्बाद कर दिया था। कार्तिक, जयंत ने कहा, इंपीरियल अकादमी 1 महीने में छात्रों की भर्ती करेगी। मुझे आशा है कि तुम अकादमी में प्रवेश कर सकोगे। एक ओर इससे तुम्हारी साधना में तेजी से सुधार होगा और दूसरी ओर तुम और मानसी एक दूसरे का ध्यान रख सकोगे। तुम्हें परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जयंत जानता था कि कांगड़ा शहर कार्तिक की प्रतिभा के लिए बहुत छोटा था। कार्तिक ने सिर हिलाया। मेरी भी यही योजना है। जाने से पहले मैं अपने ससुर को मज्जा शुद्ध क्षेत्र में पहुंचने में मदद करूंगा। अगर जिनेश परिवार से कोई आ भी जाए, डरने की कोई बात नहीं होगी। कार्तिक के अकादमी जाने के 2 कारण थे। पहला, संसाधन प्राप्त करना और दूसरा, प्रमिला को पूरी तरह से अपमानित करना और उस दिन सहे गए अपमान का 10 गुना बदला लेना। जयंत ने उदासी से सिर हिलाया। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। मेरी मेरिडियन कठोर हो गई है। बचपन में मुझे चोट लग गई थी। मुझे अपने जीवन काल में इस क्षेत्र में पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे पास एक मानसिक साधना नियमावली है, कार्तिक ने कहा। ससुर जी, इसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और आप 1 महीने में मज्जा शोधन क्षेत्र की दहलीज तक पहुंच सकेंगे। कार्तिक ने लगभग 300 शब्दों की वह छोटी सी विधि जयंत को सुनाई, जिसने हर शब्द को याद कर लिया। साधना शुरू करने से पहले ही जयंत की मेरिडियंस में सच्ची ऊर्जा जागृत हो चुकी थी। क्या उत्कृष्ट मानसिक तकनीक है? जयंत ने अपनी आंखें खोली। वह खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और साधना शुरू कर दी। कार्तिक आंगन में वापस आ गया। जिनेश परिवार के आने से उसे खतरे का और भी एहसास हो गया था। आज रात उसका सामना 5वें स्तर के आत्मा शुद्धिकरण क्षेत्र के एक साधक से हुआ था। अगर वे 7वें या 9वें स्तर का कोई साधक भेज दें तो क्या वह उन्हें मार पाएगा? इसका उत्तर अनिश्चित था। साधना के लिए संसाधन जरूरी थे। लगता है मुझे कुछ ग्रेड 3 की गोलियों को परिष्कृत करना पड़ेगा। अगली सुबह कार्तिक अपने द्वारा परिष्कृत की गई 200 स्वर्गीय आत्मा की गोलियों को लेकर सीधे गोली खजाना मंडप की ओर चल पड़ा। गोली खजाना मंडप में कार्तिक का शानदार स्वागत हुआ। मंडप के प्रमुख पारितोष ने स्वयं विनम्रता से कार्तिक के लिए चाय परोसी। मुझे ये सामग्रियां चाहिए। कार्तिक सीधे मुद्दे पर आया। इन्हें इकट्ठा करने में आपको कितना समय लगेगा?
पारितोष ने सूची पर नजर डाली और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये तो ग्रेड 3 की गोली के लिए आवश्यक सामग्रियां हैं। क्या युवा मास्टर कार्तिक ग्रेड 3 की गोली को परिष्कृत करने का इरादा रखते हैं? पारितोष को 3 सितारा कीमियागर बनने में दशकों लग गए थे, जबकि कार्तिक इतना छोटा था। यह सही है, कार्तिक ने सिर हिलाया। गोली का नाम बढ़ोतरी यांग गोली है। पारितोष और मास्टर प्रताप ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने ऐसी गोली के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन स्वर्गीय आत्मा की गोली वाली घटना के बाद उन्हें कार्तिक पर अटूट विश्वास हो गया था। युवा गुरु कार्तिक, पारितोष ने झिझकते हुए कहा, आपको जो सामग्री चाहिए वह दूसरी शाखाओं से मंगवानी होगी, जिसमें 1-2 दिन लगेंगे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप सहमत हों तो मैं आपको ये जरूरी जड़ी बूटियां मुफ्त में उपलब्ध करा दूंगा। इन जड़ी बूटियों का कुल मूल्य 1,000 स्वर्ण मुद्राओं जितना था। कृपया बोलें गुरुजी, कार्तिक ने कहा। सच कहूं तो पारितोष परेशान लग रहा था। हमारा गोल्डन मंडप एक समस्या का सामना कर रहा है। इंपीरियल कैपिटल सिटी मुख्य मंडप एक वार्षिक कीमिया प्रतियोगिता आयोजित करता है। इस साल यह अलीपुर शहर में आयोजित किया जाएगा। पिछले कई सालों से हम हमेशा दूसरे से अंतिम स्थान पर रहे हैं। इस साल अंतिम स्थान पर रहने वाली शाखा बंद हो गई है। हमें उम्मीद है कि आप हमारे गोल्डन मंडप की ओर से इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। कार्तिक को पता था कि यह गोल्डन मंडप आजीवक संप्रदाय का है। यह प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए थी। अलीपुर शहर, कार्तिक ने सोचा। यह कांगड़ा शहर से 2 दिन की दूरी पर था। आने जाने और प्रतियोगिता में कम से कम 7-8 दिन लग जाएंगे। हां, पारितोष ने जल्दी से कहा। मुख्य मंडप पहले स्थान पर आने वाले को 4थी श्रेणी की गोली देगा। अगर आप कोई पुरस्कार जीतते हैं तो आप उसे अपने पास रख सकते हैं। मुझे केवल रैंकिंग चाहिए। 4थी श्रेणी की गोली? कार्तिक की आंखें चमक उठीं। उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गोलियों की तुरंत जरूरत थी। मैं सहमत हो सकता हूं, कार्तिक ने एक पल सोचने के बाद कहा। यह बहुत अच्छा है। पारितोष ने राहत की सांस ली। हम आपको अतिथि कीमियागर का दर्जा देंगे। अगले दिन कार्तिक ने जयंत को अपनी यात्रा के बारे में बताया, जिसने उसका पुरजोर समर्थन किया। पारितोष और सदानंद उन्हें लेने के लिए एक गाड़ी लेकर जैन परिवार के द्वार पर पहुंचे। गाड़ी में पारितोष ने पूछा, युवा मास्टर कार्तिक, आपने अपना कीमियागिरी कौशल कहां से सीखा? स्वर्गीय साधक, कार्तिक ने सच कहा। स्वर्गीय साधक का बहुत पहले ही निधन हो चुका था। पारितोष ने यह नाम कभी नहीं सुना था और अंदाजा लगाया कि यह कोई एकांत प्रिय गुरु होगा। 1.5 दिन बाद वे अलीपुर शहर में पहुंचे। यह शहर कांगड़ा से बहुत बड़ा और समृद्ध था। पारितोष ने देखा कि इतने भव्य शहर को देखकर भी कार्तिक की अभिव्यक्ति शांत थी, जैसे वह कोई किशोर नहीं बल्कि कोई राक्षस हो जो हजारों वर्षों से जीवित हो। गाड़ी एक विशाल मंडप के सामने रुकी, जिसके ऊपर 3 सुनहरे अक्षर खुदे हुए थे, लुनदानगे। यह अलीपुर शहर का गोली मंडप था, जहां प्रतियोगिता हो रही थी। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़े, उन्हें 3 लोग मंडप से बाहर निकलते हुए मिले। अरे पारितोष, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम होगे। कार्तिक ने उन्हें देखा। वे तीनों घमंडी लग रहे थे। भगवान दर्शन, बहुत समय हो गया। पारितोष ने बेमन से अभिवादन किया। दर्शन ने कार्तिक की ओर देखकर उपहास किया। अरे, मास्टर प्रताप यहां क्यों नहीं है? क्या आपका कांगड़ा शहर कोई कीमियागर नहीं भेज सका? आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि यह बच्चा, यह आपके कांगड़ा शहर का कीमियागर है ना? दर्शन के पीछे खड़े एक युवक ने व्यंग्य किया। मास्टर, इस बच्चे के तो अभी बाल भी नहीं बढ़े हैं। यह कीमियागर कैसे हो सकता है? पारितोष का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, लेकिन वह चुपचाप उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ गया। इन दोनों के रिश्ते इतने खराब क्यों हैं? कार्तिक ने पूछा। सदानंद ने ठंडी सांस ली। यह दर्शन बहुत ही घिनौना आदमी है। 8 साल पहले जब पैवेलियन मास्टर पारितोष एक मीटिंग के लिए मुख्य पैवेलियन गए थे, तो उन्होंने दर्शन को एक महिला को परेशान करते देखा। मास्टर ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। यही नाराजगी का मुख्य कारण है।
उन्हें आंगन संख्या 35 में ठहराया गया, जो पिछले साल की रैंकिंग दूसरे से अंतिम के अनुसार था। पारितोष मुख्यालय से लोगों से मिलने चला गया और कार्तिक को प्रतियोगिता के 3 चरणों के बारे में बताया: जड़ी बूटियों की पहचान, कीमियागिरी और गोलियों की पहचान। कार्तिक और सदानंद टहलने के लिए आंगन से बाहर चले गए। सदानंद, तभी एक युवक ने उनका रास्ता रोक दिया। मैंने सुना है कि इस साल कांगड़ा शहर में एक नया कीमियागर आया है। सदानंद ने उस युवक को पहचान लिया। यह राजन था, जो बरकास शहर से आया था, जो पिछले साल 34वें स्थान पर था, कांगड़ा से सिर्फ एक स्थान ऊपर। राजन कार्तिक को घूरते हुए मुस्कुराया। मैं बस इसे खुद देखना चाहता हूं और विचारों का आदान प्रदान करना चाहता हूं। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कांगड़ा उससे हार जाए। सदानंद ने उसे टालने की कोशिश की। कल सम्मेलन है, तब भरपूर अवसर मिलेंगे। तुम नीच बटलर मेरे रास्ते से हट जाओ। राजन के पीछे खड़े 2 पहरेदार आगे बढ़े। अरे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? राजन मुस्कुराते हुए कार्तिक के सामने आया। तुम जानना चाहते हो? कार्तिक अचानक हंसा। तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझसे पूछने का अधिकार रखते हो? इस जवाब ने सबको चौंका दिया। राजन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बहुत अच्छा, मैं पहले तुम्हें अपंग बनाऊंगा और देखूंगा कि कल कीमिया सम्मेलन में तुम कैसे भाग लेते हो। राजन ने अपनी पूरी ताकत से कार्तिक के गाल की ओर एक थप्पड़ मारा। तुम कूड़े के टुकड़े हो, मेरे सामने कूदने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कार्तिक की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। वह हिला तक नहीं, बस धीरे से अपनी हथेली उठाई। थप्पड़! एक जोरदार तमाचे की गूंज उठी। सबकी उम्मीदों के विपरीत कार्तिक वहीं खड़ा रहा, जबकि राजन हवा में उछलकर पत्थर की सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था। सार्वजनिक रूप से इतना अपमानित होकर राजन पागल हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और कार्तिक की ओर बढ़ा। राजन, बस इतना ही। तभी एक शांत आवाज आई। आदर्श, जो पास्तापुर शहर का प्रतिनिधित्व कर रहा था और पिछले साल 3रे स्थान पर आया था, दूर से चलकर आया। युवा मास्टर आदर्श! राजन ने तुरंत अपनी तलवार नीची कर ली और अत्यधिक सम्मान दिखाया। आदर्श बहुत विनम्र था। हम सभी गोली मंडप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। भाई, क्या आप मुझे कुछ सम्मान दे सकते हैं और इस मामले को छोड़ सकते हैं? राजन के पास आदर्श की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। बच्चे, तुम बस रुको। उसने कार्तिक को धमकी दी और जल्दी से चला गया। आदर्श कार्तिक की ओर मुड़ा। मैं पास्तापुर शहर से आदर्श हूं। कांगड़ा शहर से कार्तिक, कार्तिक ने जवाब दिया। आदर्श मुस्कुराया। मुझे राजन की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहिए। आपकी दया के लिए धन्यवाद, भाई कार्तिक। आदर्श ने साफ देख लिया था कि कार्तिक ने उस थप्पड़ में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, वरना राजन का सिर धड़ से अलग हो गया होता। कार्तिक और सदानंद शहर घूमने निकल पड़े। वे अनवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स नामक एक मुक्त बाजार में पहुंचे। वे अंदर के हिस्से में गए जहां महंगी पेंटिंग्स और सुलेख लगे थे। वहां 7-8 युवा कीमियागर पहले से ही मौजूद थे और पेंटिंग्स पर टिप्पणी कर रहे थे। ओ, कांगड़ा शहर के कीमियागर भी आ गए हैं, एक व्यंग्यात्मक आवाज आई। कार्तिक ने आवाज की दिशा में देखा। सदानंद ने उसे पहले ही बता दिया था। बोलने वाला विपुल था, जो दर्शन का निजी शिष्य था। राजन को कार्तिक को परेशान करने के लिए इसी विपुल ने उकसाया था। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? विपुल कार्तिक के सामने आकर खड़ा हो गया। कार्तिक की आंखें उपहास से भरी थीं। तुम खुद को क्या समझते हो? जब से तुम अंदर आए हो, तुम कुत्ते की तरह हो, जिसे देखो उसे काट रहे हो। मैंने तुम्हें अनदेखा कर दिया क्योंकि तुम मेरे ध्यान के लायक नहीं थे। क्या यह जवाब संतोषजनक है? यह एक अदृश्य थप्पड़ था जिसने विपुल का चेहरा लाल कर दिया। तभी फिरदोश, जो वतन गढ़ से था और 6ठे स्थान पर था, ने बीच बचाव किया। भाई विपुल, हम सब कीमियागर हैं, लड़ाई झगड़ा मजा किरकिरा कर देगा। फिर वह कार्तिक की ओर मुड़ा। भाई कार्तिक, हम अभी इस लैंडस्केप पेंटिंग का अध्ययन कर रहे थे। मुझे लगता है कि यह मास्टर मालेश की कृति है।
जबकि भाई विपुल को लगता है कि यह मास्टर सिद्दीकी की कृति है। आपकी क्या राय है? यह एक जाल था। विपुल ने तुरंत मजाक उड़ाया। फिरदौश, आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। कांगड़ा जैसी उपेक्षित जगह से आने के कारण उसने शायद कभी इतनी मूल्यवान पेंटिंग नहीं देखी होगी। कोई जाकर इस पेंटिंग की तस्वीर ले लो, मैं इसे खरीद रहा हूं, विपुल ने चिल्लाकर कहा। जल्द ही लेन देन पूरा हो गया। कीमत 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं। भाई विपुल, अब्बू सिद्दीकी की एक वास्तविक कृति प्राप्त करने पर बधाई। आसपास के लोगों ने उसकी चापलूसी की। तभी कार्तिक की आवाज गूंजी। मैं सचमुच बहुत प्रभावित हूं। एक बेकार पेंटिंग खरीदने के लिए 10 लाख स्वर्ण सिक्के खर्च करना, जिसकी कीमत 10 स्वर्ण सिक्कों के बराबर भी नहीं है। हॉल में सन्नाटा छा गया। बेटे, तुमने क्या कहा? एक कीमियागर चिल्लाया। क्या तुम जानते हो कि अलीपुर शहर के लोग मास्टर सिद्दीकी को कितना सम्मान देते हैं? उनका अपमान करना सिद्दीकी परिवार को अपमानित करने के समान है। तभी चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक प्रबंधक ने कहा, युवा स्वामी, आपको बकवास नहीं करनी चाहिए। यह पेंटिंग सिद्दीकी परिवार ने खुद यहां बेचने के लिए रखी थी। यह सुनकर विपुल जोर से हंस पड़ा। कार्तिक अब बुरी तरह फंस गया था। फिरदौश ने एक अच्छे आदमी की भूमिका निभाते हुए कहा, भाई कार्तिक, आप जो कर रहे हैं वह गलत है। आपको भाई विपुल को इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए। कार्तिक ने विपुल की ओर इशारा किया। उसे? वह तो बस एक कूड़ा कचरा है। क्या वह मेरे अपमान के लायक है? विपुल ने अपने होंठ तब तक काटे जब तक कि खून नहीं निकलने लगा। उसने घोषणा की, सब लोग, मुझे अभी खबर मिली है कि सिद्दीकी परिवार के लोग भी यहीं हैं। मैंने उन्हें आमंत्रित करने के लिए किसी को भेज दिया है। वे ही सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि यह पेंटिंग असली है या नकली। लगभग 10 मिनट बाद एक बूढ़ा और एक जवान आदमी जल्दी से अंदर आए। फिरदौश ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। क्या आगंतुक सिद्दीकी परिवार के दूसरे बुजुर्ग हैं? यह कनिष्ठ फिरदौश बुजुर्ग अब्दुल्ला को अपना सम्मान देता है। किसने कहा कि यह एक टूटी हुई पेंटिंग है? अब्दुल्ला के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। फिरदौश ने चालाकी से कहा, भाई विपुल ने यह पेंटिंग खरीदी है और आशा करते हैं कि एल्डर अब्दुल्ला इसे देख सकेंगे। अब्दुल्ला ने पेंटिंग ली, कुछ देर तक उसका निरीक्षण किया और घोषणा की, यह भूदृश्य चित्र वास्तव में हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह वास्तविक है। धन्यवाद एल्डर। विपुल ने खुशी से पेंटिंग वापस ले ली। अब बताओ। अब्दुल्ला की निगाहें चारों ओर घूम गईं। किसने कहा था कि यह एक टूटी हुई पेंटिंग है? सबकी नजरें कार्तिक पर टिक गईं। बच्चे, तुम ही थे। अब्दुल्ला की जबरदस्त ताकत ने कार्तिक पर दबाव डाला। बड़े अब्दुल्ला, मैं स्पष्ट कर दूं, कार्तिक ने शांति से कहा। पहली बात, मैंने कभी सिद्दीकी परिवार के चित्रों का अपमान नहीं किया है। दूसरी बात, यह भूदृश्य चित्र वास्तव में एक फटा हुआ चित्र है। विपुल और अन्य लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। यह पेंटिंग 10 साल से सिद्दीकी परिवार के पास है। अब्दुल्ला गुस्से से आगा बबूला हो गया। अगर तुम आज मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो यहां से जिंदा जाने के बारे में सोचना भी मत। भाई कार्तिक, आपको जल्द से जल्द एल्डर अब्दुल्ला से माफी मांगनी चाहिए। फिरदौश ने फिर से अच्छे आदमी का नाटक किया। माफी मांगना ही काफी कैसे हो सकता है? दूसरे चिल्लाए। उसे घुटनों के बल बैठकर स्वीकार करना चाहिए कि उसने बकवास की है और खुद को 100 थप्पड़ मारने चाहिए। भीड़ भी कार्तिक के खिलाफ हो गई। तभी कार्तिक की ठंडी आवाज गूंजी। उसने फिरदौश और बाकी लोगों पर नजर डाली। एल्डर अब्दुल्ला, अगर मैं यह साबित कर दूं कि यह पेंटिंग नकली है, तो क्या आप उन सभी को जिन्होंने मेरा अपमान किया है व्यक्तिगत रूप से मुझसे माफी मांगने के लिए मजबूर कर सकते हैं? अब्दुल्ला की आंखें सिकुड़ गईं। ठीक है, मैं तुम्हारा अनुरोध स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन यदि पेंटिंग असली हो तो क्या होगा? कार्तिक ने निर्णायक स्वर में कहा, यदि यह पेंटिंग सचमुच असली है तो मैं सार्वजनिक रूप से घुटने टेक कर अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार हूं। माहौल तनावपूर्ण हो गया। मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि भाई विपुल इस पेंटिंग को खोलकर चौकोर मेज पर रख दें, कार्तिक ने कहा। पेंटिंग को मेज पर रखा गया। कार्तिक सदानंद की ओर मुड़ा। सदानंद, क्या तुम्हारे पास खंजर है? सदानंद अवाक रह गया।
उसने अपनी कमर से एक छोटा सा खंजर निकाला और कार्तिक को थमा दिया। सबकी चौकस निगाहों के सामने कार्तिक ने अपना खंजर तेजी से नीचे की ओर घुमाया और चौकोर मेज पर रखे लैंडस्केप पेंटिंग पर निशाना साधा। भाई कार्तिक रुको! फिरदोश बहुत डर गया और उसके पसीने छूटने लगे। उसने घबराकर चिल्लाया और कार्तिक को तुरंत रुकने को कहा। वह पागल हो गया है, वह पागल हो गया होगा। देखने वाले आश्चर्य से दंग रह गए। इस लैंडस्केप पेंटिंग की कीमत 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें मार्शल आर्ट की वह इच्छा शक्ति समाहित थी जिसे स्वर्ण मुद्राओं में नहीं मापा जा सकता था। अब्दुल्ला की आंखें सिकुड़ गईं। वह इसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यह पेंटिंग सिद्दीकी परिवार के पूर्वज ने बनाई थी। अगर इसे बाहरी लोग नष्ट कर देते तो यह सिद्दीकी परिवार की कला का अपमान होता। क्या उसका सिर दरवाजे में फंस गया था? यह एक बहुत अच्छी पेंटिंग है, फिर वह इसे खंजर से क्यों काटेगा? मकुल भयभीत दिखा और कई कदम पीछे हट गया। बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, कहीं ऐसा ना हो कि वह संक्रमित हो जाए। सबके चेहरों पर दहशत साफ झलक रही थी। सदानंद कमजोरी से उसके पीछे एक कुर्सी पर बैठ गया और बोला, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उसका दिल लाखों सोने के सिक्कों से नहीं, बल्कि उस पेंटिंग से टूटा था। इसने सिद्दीकी परिवार को नाराज कर दिया था और अब्दुल्ला के व्यक्तित्व को देखते हुए वह कार्तिक को कभी जाने नहीं देता। विपुल ने ठंडी हंसी। लाखों सोने के सिक्कों की परवाह न करते हुए वह बस पारितोष से मुआवजा मांग सकता था। अगर वह कार्तिक को पूरी तरह से अपमानित कर सके तो यह उसके लिए उचित था। निहान के चेहरे पर एक गर्व भरा भाव था। उसकी दोनों बाहें क्रॉस की हुई थीं। उसकी आंखों में हत्या का तीव्र इरादा था। खचाक! लैंडस्केप पेंटिंग का एक कोना कट गया, जिससे उस पूरी पेंटिंग में एक दरार आ गई। बेटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे सामने ही सिद्दीकी परिवार की उत्कृष्ट कृति को नष्ट कर दिया। मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। अब्दुल्ला कदम दर कदम कार्तिक की ओर बढ़ता गया। हर कदम के साथ उसकी हत्या की मंशा सघन और ठोस होती गई। क्या अब सिद्दीकी को गुस्सा आने में देर हो गई है? कार्तिक ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। सिद्दीकी परिवार के प्रतिष्ठित दूसरे बुजुर्ग सच और झूठ में भी फर्क नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनमें थोड़ी सी हिकारत झलक रही थी। बूढ़े अब्दुल्ला के साथ आया सफेद वस्त्रधारी युवक जल्दी से आगे बढ़ा। यह देखने के लिए उत्सुक था कि क्या हो रहा है। भाई कार्तिक, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने इतनी सुंदर पेंटिंग बर्बाद कर दी। फिरदोश बहुत दुखी दिखा और बार बार विलाप करता रहा। कार्तिक ने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसने लैंडस्केप पेंटिंग का एक कोना पकड़ा और रेशम के कीड़े के धागे जैसी कोई चीज निकाली। उसने उसे और लंबा खींचा। उसने खंजर से रेशम के धागे को काटा और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। जब मास्टर सिद्दीकी पेंटिंग करते हैं तो वे हमेशा बेहतरीन पीले कागज का इस्तेमाल करते हैं, जिसके नीचे प्रथम श्रेणी के वसंत रेशम की परत होती है। यह रेशम का धागा सर्दियों के रेशम कीट का रेशम है, जिसे मांग सर्प के रक्त में भिगोया गया है। मुझे बताओ, क्या यह मास्टर सिद्दीकी की पेंटिंग है? कार्तिक ने रेशम का धागा अब्दुल्ला के सामने फेंक दिया। चित्र को काटे बिना अंदर देखना असंभव था। मेरी भूतिया आंख तकनीक हर चीज के आर पार देख सकती है। एक नजर में ही पता चल जाता है कि यह पेंटिंग किसी उस्ताद की नकल है। बूढ़े ने रेशम उठाया और उसे ध्यान से सूंघा। उसमें सचमुच खून के निशान थे। यह पेंटिंग ज्यादा से ज्यादा 15 साल पुरानी थी, जबकि बूढ़े सिद्दीकी की आखिरी पेंटिंग भी 100 साल से ज्यादा पुरानी थी। फराज, तुम क्या सोचते हो? उसने रेशम के कीड़े का धागा अपने पास बैठे सफेद कपड़े पहने युवक को दे दिया। फराज ने रेशम लिया, उसे सूंघा, भौहें सिकोड़ी, अपनी जेब से एक विशेष कांस्य दर्पण निकाला और कहा, बुजुर्ग को सूचित करते हुए, यह वास्तव में मांग सर्प के रक्त में भिगोया गया शीतकालीन रेशम कीट रेशम है, न कि वसंत रेशम, जिसका उपयोग करने में हमारा सिद्दीकी परिवार माहिर है। युवक, शायद यह पेंटिंग मास्टर सिद्दीकी की एक मौलिक कृति है। विपुल ने आगे बढ़कर कार्तिक के शब्दों पर सवाल उठाया।
कार्तिक ने विपुल को ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। बड़े सिद्दीकी, आपके सिद्दीकी परिवार की हर पेंटिंग गहन पत्थर को पीसकर बनाए गए तरल पदार्थ से बनाई जाती है। इस तरल पदार्थ का एक फायदा है, यह पानी में नहीं घुलता। अगर पेंटिंग पानी में गिर भी जाए तो भी वह सजीव दिखाई देगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? तुम सही कह रहे हो, अब्दुल्ला ने सिर हिलाया। सदानंद, मेरे लिए एक कटोरा पानी लाओ। सदानंद जल्दी से पानी का एक कटोरा ले आया। सबके सामने पेंटिंग पर पानी डाला गया। एक अजीब सा दृश्य सामने आया। पेंटिंग पर बना परिदृश्य धीरे धीरे धुंधला होता गया, पेस्ट के एक टुकड़े जैसा, बिल्कुल काला। जाहिर तौर से यह पेंटिंग नकली थी। विपुल मुंह खोले खड़ा रहा। उसने एक नकली पेंटिंग खरीदने के लिए 10 लाख सोने के सिक्के खर्च कर दिए थे। कार्तिक द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द चेहरे पर एक अदृश्य थप्पड़ की तरह था जो जोर से गूंज रहा था। फिरदौस ने अपना सिर घुमा लिया। कार्तिक की आंखों में देखने को तैयार नहीं था। भाई फिरदौस, क्या आपके पास कहने को कुछ नहीं है? कार्तिक ने अचानक मुस्कुराते हुए पूछा। फिरदौस जानता था कि वह इसे टाल नहीं सकता। उसने अपना सिर घुमाया और उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। भाई कार्तिक वाकई बहुत प्रतिभाशाली हैं। हम सबको बेवकूफ बनाया गया है। पहले जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता। मकुल और निहान ने तुरंत एक कदम पीछे हट लिया। उन्होंने पहले भी कार्तिक का खूब मजाक उड़ाया था। भाई विपुल, मुझे आपकी एक उत्कृष्ट कृति को बर्बाद करने के लिए सचमुच खेद है। विपुल को देखकर, जिसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था, कार्तिक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, युवक, भले ही यह पेंटिंग अच्छी न हो, फिर भी सिर्फ पेंटिंग के कौशल के लिए इसकी कीमत हजारों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है। तुम यह क्यों कह रहे हो कि यह पेंटिंग 10 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर भी नहीं है? विपुल ने दांत पीसते हुए कहा। चूंकि तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाते। कार्तिक की आंखों में एक ठंडी मुस्कान तैर गई। क्या किसी के पास कागज और कलम है? फराज ने अपने बैग से कागज और कलम निकाला और उन्हें चौकोर मेज पर रख दिया। सदानंद, जाओ और ये सब कुछ ले आओ और जल्दी से वापस आओ। कार्तिक ने 1 दर्जन से अधिक आम सामग्रियों की सूची लिखी। सदानंद तेजी से बाहर भागा और कुछ ही देर में सारा सामान ले आया। चित्रकारी में हर स्ट्रोक से रेखांकन करना आवश्यक नहीं है। एक और तरीका है, रगड़ना। कार्तिक ने खरीदा हुआ तांबे का बर्तन उठाया, उसमें रंग डाले और उन्हें मिला दिया। फिर उसने खरीदे हुए गहन कागज को फटे हुए स्क्रॉल के नीचे रख दिया। रेशम को फाड़कर उसने सिर्फ स्याही वाले कागज की एक परत छोड़ दी। तैयार रंग को बाहर निकालें। एक महीन ब्रश का उपयोग करके इसे चावल के कागज पर लगाएं और चावल के कागज की पूरी शीट पर पेंटिंग पूरी तरह से चिपक जाएगी। चावल के कागज पर धुंधली परछाइयां उभर आईं। इसके बाद उसने कागज को पास में बहते पानी में डाला और बार बार धोया। जैसे जैसे चावल का कागज धीरे धीरे सूखता गया, एक भूदृश्य चित्र का आधा हिस्सा सबके सामने प्रकट हो गया, बिल्कुल असली पेंटिंग की तरह। यह बूढ़ा सिद्दीकी लड़खड़ा गया। उसके सामने ही एक नकली पेंटिंग बन गई जो बिल्कुल वैसी ही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? चारों ओर से विस्मय की चीखें उठीं। फिरदौस को खुद को थप्पड़ मारने का मन हुआ। कोई मूर्ख भी देख सकता था कि विपुल ने जो पेंटिंग खरीदी थी उसे इसी तरीके से दोबारा बनाया गया था। सदानंद, उन्हें बताओ कि सामग्री खरीदने में कितने सोने के सिक्के लगे, कार्तिक ने शांति से कहा। युवा स्वामी को बताया गया कि इसकी कुल कीमत 6 स्वर्ण मुद्राएं हैं। एक पेंटिंग बनाने के लिए 6 सोने के सिक्कों का इस्तेमाल किया गया, जो 10 लाख में बिकी। भीड़ में एक अजीब सी हलचल मच गई। विपुल जमीन पर निढाल होकर बैठ गया। उसका शरीर कमजोर था, मानो उस पर कोई भूत सवार हो। वह खुद से बुदबुदा रहा था, असंभव, यह नकली होना चाहिए। निहान और मकुल बार बार पीछे हट रहे थे। कार्तिक की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। युवा स्वामी, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? बूढ़े अब्दुल्ला ने अपने सदमे को कम करते हुए पूछा। कार्तिक, युवा मास्टर कार्तिक। उसने जो कुछ पहले कहा था उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं। मुझे माफ करना,
उसने आपको गलत समझा। कृपया कभी हमारे सिद्दीकी परिवार से मिलने आइए। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगा। कार्तिक विनम्र था। विदाई। अब्दुल्ला और फराज जल्दी से अनवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बाहर निकल गए ताकि वे इस नकली पेंटिंग के स्रोत की जांच कर सकें। सदानंद, 6 सोने के सिक्के छोड़ दो, चलो। विपुल और बाकियों पर नजर डालने के बाद कार्तिक उनसे बहस करने के लिए बहुत आलसी हो गया। सदानंद ने 6 सोने के सिक्के विपुल के पैरों पर फेंके और उत्सुकता से उसके पीछे चल पड़ा। 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके 6 स्वर्ण मुद्राओं की एक पेंटिंग खरीदने के बाद विपुल को ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग से नर्क में गिर पड़ा हो। बेटे, मैं तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगा। मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। दुर्भाग्य से कार्तिक अब इसे सुन नहीं सका। कई लंबे गलियारों से गुजरने के बाद कार्तिक की रुचि खत्म हो गई। अचानक कार्तिक वहीं रुक गया। उसकी नजर एक खूंखार बाघ की तस्वीर पर टिक गई। बाघ पहाड़ से उतर रहा था। उसकी राजसी आभा जैसे किसी बाघ में जान आ गई हो कार्तिक की ओर झपट रहा था। एक सुंदर पेंटिंग, इसमें युद्ध इच्छा है। उसके मुंह से आह निकल गई। मार्शल आर्ट का कोई महागुरु ही युद्ध इच्छा से ओतप्रोत ऐसी पेंटिंग बना सकता है। पेंटिंग जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और कीमत सिर्फ 100 सोने के सिक्के थे जो बेहद कम थे। प्रबंधक को बुलाया गया और कार्तिक ने तुरंत उसे खरीद लिया। गिरी दान मंडप की ओर वापस जाते समय पारितोष काफी देर से इंतजार कर रहा था। आज दोपहर को क्या हुआ? दर्शन क्यों आया और मुझसे इतनी बड़ी बहस क्यों की? सदानंद के पास उस दोपहर जो कुछ भी हुआ था उसे बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसमें राजन के साथ उसकी मुठभेड़ और विपुल व अन्य लोगों को अपमानित किया गया था। पारितोष सदमे से हाँफने लगा। 10 लाख सोने के सिक्कों की नकली पेंटिंग सिर्फ 6 सोने के सिक्कों की थी। घर वापस आकर कार्तिक ने दरवाजा बंद कर लिया और पहाड़ से उतरता बाघ चित्र निकाला और उसे दीवार पर टांग दिया। जब उसने अपनी भूतिया आंख तकनीक का इस्तेमाल किया तभी एक जबरदस्त बाघ की शक्ति ने कार्तिक को दबा दिया, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बाघ ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी घुटन भरी आभा ने तूफान सा पैदा कर दिया। क्या अद्भुत बाघ चित्रकला है! यह न केवल मेरी युद्ध इच्छा को शांत कर सकती है बल्कि मेरे आत्मसागर को भी निखार सकती है। कार्तिक मन ही मन हैरान था। पल पल समय बीतता गया और उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। रात काफी हो चुकी थी। तभी स्वर्ग भक्षण करने वाली कड़ाही अचानक हिल गई और पहाड़ से उतरते बाघ का चित्र रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और स्वर्ग भक्षण करने वाली कड़ाही ने उसे निगल लिया। यह कार्तिक दंग रह गया। उसकी चेतना उसके ऊर्जा केंद्र में डूब गई और ऊर्जा की एक तेज धार निकली जो कार्तिक के आत्मा सागर की ओर बढ़ी। कृपाण इच्छा, यह कृपाण इच्छा है! कार्तिक आश्चर्य से चिल्लाया और उछल पड़ा। जैसे ही उसकी चेतना ने उसके आत्म सागर को छोड़ा, एक भयानक ब्लेड आभा चारों ओर फैल गई। स्नैप! स्नैप! घर के अंदर रखी मेजें और कुर्सियां नष्ट हो गईं और अनगिनत टुकड़ों में बदल गईं। हर टुकड़ा ब्लेड की तरह दीवारों को भेदता हुआ, खिड़कियों को तोड़ता हुआ सीधे दूसरे कमरों की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही क्षणों में पूरा घर छिद्रों से भर गया। दीवारों में छेद हो गए थे जिससे घर कमजोर हो गया था और गिरने के कगार पर था। पारितोष और सदानंद ने अभी थोड़ी देर आराम किया ही था कि अचानक एक भयानक ऊर्जा के विस्फोट से वे चौंक कर जाग गए। दर्शन, तुम कमीने! तुमने आधी रात को मुझ पर घात लगाया! पारितोष जोर से चीखा और घर से बाहर निकल गया, यह सोचकर कि दर्शन ने आधी रात को उस पर घात लगाया है। सदानंद इतना डर गया कि बिस्तर से लुढ़क गया। दोनों बिना कपड़े पहने ही बाहर भाग गए। उसी समय कार्तिक भी बाहर आ गया और वे तीनों आंगन में एक दूसरे को भावशून्य भाव से देखते रहे। विशेषकर जब उन्होंने उस घर को देखा जहां कार्तिक रहता था, जो हवा के एक झोंके से ढह सकता था, तो उनके चेहरे पर भय का भाव आ गया। यह तुम्हारी गलती है, पारितोष ने अवाक होकर कहा। माफ कीजिए, मैं युद्ध इच्छा को समझने की कोशिश कर रहा था और थोड़ा नियंत्रण खो बैठा था।
कार्तिक ने शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाया। तुम वह पेंटिंग जो तुमने आज दोपहर खरीदी थी, उसमें युद्ध इच्छा नहीं है ना? सदानंद को पसीना आ रहा था। मुझे तो ऐसा ही लगता है। उस पेंटिंग में कृपाण का सार छिपा है। पारितोष ने कार्तिक को घूर कर देखा। विपुल ने एक नकली पेंटिंग खरीदने के लिए 10 लाख सोने के सिक्के खर्च किए, लेकिन कार्तिक ने कृपाण के सार वाला एक स्क्रॉल खरीदने के लिए 100 सोने के सिक्के खर्च किए। यह सच है कि तुलनाएं खुशी की चोर हैं। क्या मैं स्क्रॉल देख सकता हूं? पारितोष ने उत्सुकता से पूछा। कार्तिक ने असहाय भाव से अपने हाथ फैला दिए। क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे यदि मैं कहूं कि स्क्रॉल अपने आप गायब हो गया? पारितोष बेवकूफ नहीं था। उसने कार्तिक से आगे कोई जांच पड़ताल नहीं की। कृपया आज रात की घटना को गुप्त रखें। कार्तिक ने दोनों आदमियों का अभिवादन करते हुए हाथ जोड़े। चिंता मत करो, पारितोष ने कहा। देर हो रही है, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। कल की कीमिया प्रतियोगिता में कांगड़ा शहर पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। कार्तिक आंगन में खड़ा था। उसका दाहिना हाथ कृपाण की मूठ को दबा रहा था। ब्रश कृपाण खींची गई। ठंडी रोशनी की एक चमक पल भर में गायब हो गई। हंसना! कृपाण की ऊर्जा बिना किसी लहर के कृत्रिम पर्वत में गायब हो गई। कार्तिक हतप्रभ था। यह कैसे हो सकता है? वह यह जांचने के लिए कृत्रिम पहाड़ी की ओर चला। क्लिक क्लिक क्लिक। इससे पहले कि वह करीब पहुंचता, कृत्रिम पहाड़ी टुकड़ों में बिखर गई और भीतर से एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। एक इंसान से भी ऊंची कृत्रिम पहाड़ी अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। यह तो बहुत पागलपन है। चारों ओर बिखरे मलबे को देखकर कार्तिक ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। युद्ध इच्छा को समझकर उसकी युद्ध शक्ति 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। सदानंद बिस्तर पर पड़ा था। कृपाण के घाव से उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने कंबल पकड़ा और अपना सिर ढकते हुए कहा, बेवकूफ, ये इंसान नहीं है। अगली सुबह कीमिया प्रतियोगिता रात जल्दी बीत गई। पारितोष और सदानंद घर से बाहर निकले तो उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वे जोर जोर से हाँफ रहे थे और साफ दिख रहा था कि वे पूरी रात ठीक से सोए नहीं थे। जैसे ही कार्तिक प्रकट हुआ, उसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। भाई कार्तिक, तुमने कल सचमुच शो चुरा लिया। आदर्श ने पास आकर कार्तिक के कंधे पर थपथपाया। दोनों के बीच का रिश्ता असामान्य लग रहा था। तभी विपुल और फिरदोष वहां पहुंचे। कार्तिक की बातें सुनकर वे इतने क्रोधित हुए कि लड़खड़ा गए और लगभग गिर पड़े। आदर्श ने कार्तिक से पूछा, भाई कार्तिक, कल आपको कैसे पता चला कि पेंटिंग नकली थी और आप इतने आश्वस्त कैसे थे? मैं अनुमान लगाया। कार्तिक के जवाब से आदर्श अवाक रह गया, जबकि पास खड़ी 2 महिला कीमियागर हंसने लगीं। विपुल और फिरदोष इतने गुस्से में थे कि उन्हें लग रहा था कि खून की उल्टी हो जाएगी। आयोजन स्थल को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। पहली पंक्ति में 3 बुजुर्ग पुरुष बैठे थे, जिन्हें ग्रैंड सेक्रेटेरिएट ने रेफरी के तौर पर भेजा था। दिलजीत, मास्टर मेहता, 4 सितारा कीमियागर और सुधाकर। दूसरी पंक्ति में 35 शहरों के विभिन्न शाखा मंडपों के प्रमुख बैठे थे। दत्ता शहर के सूर्यकांत, रॉक शहर के ललित, नीलपुर शहर के इब्राहिम, वतनगढ़ के चेतन, बरकास के किशोर चंद, पास्तापुर के मोहन। पंक्ति में अंतिम व्यक्ति पारितोष था, जो कांगड़ा शहर का मंडप मास्टर था। तीसरी पंक्ति में सिद्दीकी परिवार के लोग थे, कुलपिता इरफान, अब्दुल्ला और फराज। दूसरे भाई, क्या यह वही बच्चा है जिसने नकली पेंटिंग खोजी थी? इरफान की नजर कार्तिक पर पड़ी। हे कुलपिता, यह सचमुच यही आदमी है। अब्दुल्ला ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। इरफान ने फराज से पूछा, तुम इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हो? फराज ने जवाब दिया, पिताजी, यह व्यक्ति बहुत युवा दिखता है, लेकिन वह परिपक्व और शांत है। वह सरल नहीं है। मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूं। मुख्य मंडप के डीकन हरीश ने नियमों की घोषणा की। कार्तिक और अन्य लोग कार्यक्रम स्थल में दाखिल हुए। कांगड़ा शहर पिछले वर्ष 35वें स्थान पर था और उनकी टेबल आयोजन स्थल के किनारे पर रखी गई थी। पहले दिन उनकी औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान करने की क्षमता का परीक्षण हुआ। डीकन हरीश,
मुझे कुछ कहना है। अचानक दर्शन खड़ा हो गया। वार्षिक सम्मेलन एक बहुत ही पवित्र आयोजन है, लेकिन कुछ लोग सीटें भरने के लिए तरह तरह की बकवास चीजें लेकर आए हैं। मेरा सुझाव है कि इस व्यक्ति को हटा दिया जाए।